ओके, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. प्लीज टर्न द पेजेस, यू विल सी दैट देर आर 5 to 6 पेजेस. एंड मैं इसके ऊपर ना तुम लोगों को एक कॉपी डायग्राम भी दूंगा जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाएगा. पर बिफोर गेटिंग इनटू कॉपी एंड एनीथिंग एल्स, मैं ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं कॉस्ट ऑडिट का. कॉस्ट ऑडिट महा इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली बिग कंपनीज के लिए. किसके? बिग कंपनीज के लिए. और उसमें भी हर बिग कंपनी के लिए नहीं. इन्होंने, गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेबिलिटी का चार्ट बना रखा है. क्या बना रखा है? एप्लीकेबिलिटी का चार्ट. ये देखो, ये ब्लू कलर का डब्बा दिख रहा है आपको? पढ़ो, ऊपर हेडिंग पढ़ो, कॉस्ट अकाउंट्स एंड कॉस्ट ऑडिट चार्ट विथ इलस्ट्रेशन. ये ब्लू चार्ट है जो मैंने बनाया है ना, ये एकदम सिंपल भाषा में मैंने बनाया, इससे समझ में आ जाएगा. तुम कोई भी बुक वगैरह से उठा के अगर इसको पढ़ोगे तुमको बहुत हार्ड लगेगा, क्लियर नहीं होगा. मैं यहां पर तुमको एकदम पूरा सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं और एकदम सम्स के साथ कराऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू एक्सप्लेन टू मी व्हाट इज कॉस्ट ऑडिट. आई विल एक्सप्लेन. हर कंपनी कॉस्ट अकाउंट्स नहीं बनाती. कॉस्ट अकाउंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स. 11, 12, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, हम जो भी अकाउंट्स पढ़ते हैं ना वो है फाइनेंशियल अकाउंट्स. क्या है वो? फाइनेंशियल अकाउंट्स. और कॉस्ट अकाउंट्स जो होता है ना सर, वो फाइनेंशियल अकाउंट से काफी अलग होता है. फाइनेंशियल अकाउंट का मकसद क्या है? टू रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स. सो इट इज फॉर एक्सटर्नल रिपोर्टिंग. इट इज फॉर, वो कंपनी के लिए पर्सनली कोई काम का नहीं है, जो बैलेंस शीट पीएल आप बनाते हो एज पर शेड्यूल 3. लेकिन जो कॉस्ट अकाउंट्स होते हैं ये कंपनी के लिए, खुद के लिए बहुत काम का होता है. इससे कंपनी को अपने बिजनेस को और बेटर करने का तरीका पता चलता है. कॉस्ट कंट्रोल कैसे किया जाए, अपने खर्चों को रिड्यूस कैसे किया जाए, वो पता चलता है कंपनी को थ्रू कॉस्ट अकाउंट्स. टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आई विल गिव यू अ स्टोरी, एक एग्जांपल सुनो आप जरा. अगर एक कंपनी है, वो अपना रॉ मटेरियल, क्या बोला मैंने? रॉ मटेरियल अपने गोडाउन से उठाकर फैक्ट्री में ले जाए. कंपनी का गोडाउन होगा जहां रॉ मटेरियल रखा है, वहां से उनको प्रोडक्शन करना है. तो रॉ मटेरियल गोडाउन से उठा के कहां ले जाएगी? फैक्ट्री. इसका जर्नल एंट्री क्या होगा? सर फाइनेंशियल अकाउंट्स में इसका कोई जर्नल एंट्री नहीं है. जो आपने अभी भी हम लोग को बोला, दैट इज नोन एज इंटरनल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री. क्या बोला मैंने? इंटरनल मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री. कंपनी के गोडाउन से कंपनी की फैक्ट्री तक, तो इसका तो कोई एंट्री नहीं होता. फाइनेंशियल अकाउंट्स में एंट्री नहीं होता. कॉस्ट अकाउंट्स में इसका भी एंट्री होता है. कॉस्ट अकाउंट्स में इसका भी एंट्री होता है. WIP, इसका एंट्री बता देता हूं तुम लोग को. WIP कंट्रोल अकाउंट टू SLC अकाउंट, कॉस्ट अकाउंट में इसका एंट्री होता है. ठीक है. अनदर एग्जांपल आई विल गिव यू. ये अगर थोड़ा हार्ड लग रहा है तो मैं एक सिंपल एग्जांपल और एक देता हूं. आपकी कंपनी में 10 अलग अलग प्रकार के रॉ मटेरियल है. जब आप ये 10 रॉ मटेरियल खरीदते हो तो हर एक का एंट्री सेम है. परचेज अकाउंट डेबिट टू पार्टी. ठीक है. कॉस्ट अकाउंट में ऐसा नहीं होता. कॉस्ट अकाउंट में जितने रॉ मटेरियल उतना लेजर अकाउंट, जितने रॉ मटेरियल उतना लेजर अकाउंट. जैसे अगर 10 रॉ मटेरियल है तो 10 अकाउंट खुलेगा SLC के नाम से. SLC1, SLC2, SLC मतलब स्टोर्स लेजर कंट्रोल अकाउंट. SLC1, SLC2, SLC3, SLC डॉट 10. और अगर आपने रॉ मटेरियल 2 खरीदा तो एंट्री होगा SLC2 डेबिट टू पार्टी. अगर आपने रॉ मटेरियल 3 खरीदा तो SLC3 डेबिट टू पार्टी. वैसे तो कॉस्ट अकाउंट्स इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंट्स. सर क्या ये हमें हमारे सिलेबस में सीखने को मिलता है? हाँ मिलता है. तुम लोग के सिलेबस में एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कॉस्टिंग, है ना? कॉस्टिंग के अंदर ही एक चैप्टर आता है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग आता है, बाद में आता है लास्ट में. तो उसमें थोड़ा बहुत इसकी झलक देखने को मिलती है कि कॉस्ट अकाउंट फाइनेंशियल अकाउंट से कैसे अलग होता है. ठीक है. सो कॉस्ट ऑडिट वर्ड का मतलब क्या है? रीड द रेड कलर. सिंपल सर. जिस चीज को आप चेक करोगे उसी का नाम तो पड़ेगा. तो कॉस्ट ऑडिटर फाइनेंशियल अकाउंट चेक करता है कि कॉस्ट अकाउंट चेक करता है? कॉस्ट अकाउंट चेक करता है. वो फाइनेंशियल अकाउंट चेक नहीं करता. CA चेक करता है फाइनेंशियल अकाउंट्स और CMA चेक करता है कॉस्ट अकाउंट्स. जैसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑडिट. पॉइंट नंबर 1 टिक करो. ये मैं समझा चुका. ठीक है. पॉइंट नंबर 2,
पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3 के बगल में लिखो कॉपी. लेट्स गो टू कॉपी. हेलो. ऊपर वाला डायग्राम हो जाएगा तो फिर मैं ऊपर शिफ्ट करूंगा. नीचे एक और डायग्राम है. ये सब जो डायग्राम्स बना रहा हूँ, जो बुक में दिखा रहा हूँ, ये मैंने अपना पूरा का पूरा जो नॉलेज है पूरा लिख के दे दिया है तुमको, ताकि तुमको 100% क्लैरिटी रहे कि क्या होता है कॉस्ट ऑडिट. एकदम डाउट नहीं होगा, एक एक बात समझ में आएगी और लॉन्ग टाइम तक याद भी रहेगी. उस तरीके से मैं समझाऊंगा, ठीक है. बस केवल कंसंट्रेशन चाहिए. किताबों से पढ़ोगे भयंकर कंफ्यूजन में रहोगे. मैं जैसे बता रहा हूँ मेरे तरीके से पढ़ोगे एकदम मक्खन. ऊपर कर देंगे डायग्राम को, एक और डायग्राम बनेगा.
ओके बात करें। सुनो, कॉस्ट अकाउंट्स बड़ा कॉन्फिडेंशियल होता है, क्योंकि उसमें ना कंपनी के हर पूरे कॉस्टिंग का स्ट्रक्चर रहता है कि उनका प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, ओवरहेड क्या है, सब कुछ डिटेल में रहता है। ये इंफॉर्मेशन जनता में नहीं जानी चाहिए, बिकॉज इससे कंपनी को नुकसान हो जाएगा। कॉम्पिटिटर लोग जो है ना, वो फायदा उठाएंगे कि नहीं, अगर उनको आपका पूरा डेटा अंदर का कॉस्टिंग का पता चल जाए तो, ठीक है। और पब्लिक में भी ये इंफॉर्मेशन जाना नहीं चाहिए। आप खुद सोचो, तुम लोग तो जो कॉस्टिंग पढ़ते हो उसमें ये सीखते हो कि पहले कॉस्ट शीट में कॉस्ट निकाल लो, उसमें 20% मार्कअप जोड़ के एमआरपी निकाल लो। पर दुनिया वैसे नहीं चलती भैया। जो एमआरपी होता है सामान का, वो कभी भी आपके कॉस्ट पे बेस्ड नहीं होता। इट इज ऑलवेज बेस्ड ऑन व्हाट यू कैन गेट इन दी मार्केट। लेस का चिप्स जब आया था तभी भी 20 रुपए की पैकेट थी, आज भी 20 रुपए का पैकेट है। क्या दाम ओवर द ईयर कॉस्ट सेम रहा होगा? नहीं। पर उनको मालूम है कि 20 रुपए से ज्यादा हम लोग कस्टमर से मांग नहीं सकते। जब वो चिप्स खरीदने जाता है तो एट अ टाइम उसके पॉकेट से स्पेंडिंग पावर 20 रुपीज का है। तो इंस्टेड ऑफ इंक्रीजिंग द प्राइस दे हैव रिड्यूस द क्वांटिटी। 20 रुपए का पैकेट फुग्गा तो उतना ही बड़ा है, पर अंदर में सामान कम है। तो उसमें कंपनी का दोष नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर का बिहेवियर क्या है। तो कॉस्ट और एमआरपी में ना कोई कनेक्शन जल्दी से आपको देखने को मिलता नहीं है। सोचो कि तुम जो लेस का चिप्स खा रहे हो, कल को लेस का कॉस्टिंग डेटा बाहर आ गया और तुमको पता चला कि इनका प्रोडक्शन कॉस्ट मात्र 2 रुपया है। हाउ विल यू फील? तुमको तो एकदम बर्दाश्त नहीं होगा यार। मतलब दो बातें हैं, नंबर 1 की 2 में बन रहा है, हमको 20 में दे रहा है। दूसरी बात तुमको जो चुभेगी वो ये कि जो मैं खा रहा हूं वो 2 रुपए का गंदा सामान है, मतलब मेरे बॉडी को कितना नुकसान पहुंचाता होगा। खाने पीने का सामान ना, वो दवाइयां तुम्हारे घर में आती हैं, दवाइयों का जो बिल है, दाम है, बढ़ते जा रहा है आजकल। अगर कंपनी का, फार्मा कंपनी का कॉस्ट डेटा सामने आ जाए और पता चले कि जो दवाई का पत्ता आपने 100 रुपए में खरीदा, उसका बनाने का लागत उनका सिर्फ 5 रुपए है, हाउ विल यू फील? जस्ट इमेजिन। तो एक तो कस्टमर टूटेगा, ऊपर से कॉम्पिटिटर लूटेगा। कॉम्पिटिटर को भी तो पता चलेगा ना भाई आपकी डेटा बेटा क्या है। तो कॉस्ट अकाउंट्स इज वेरी सीक्रेट, ये पब्लिक में जाता नहीं। अकॉर्डिंगली कॉस्ट अकाउंट्स पे जो ऑडिट रिपोर्ट है, कॉस्ट ऑडिट, वो भी जनता में जाता नहीं, वो एकदम कॉन्फिडेंशियल। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट गिवन टू शेयर होल्डर्स, इट ओनली गोज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है, और किसके पास जाता है? बीओडी। बस, इसका सर्कुलेशन नहीं होता, ये सरकार के पास जाता है और बस बीओडी के पास जाता है, समझ रहे हो? तो कॉस्ट ऑडिट इज एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल। कॉस्ट ऑडिट का डेटा इज नॉट शेयर्ड विद द शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को बस इतना बताया जाता है कि हमारा कॉस्ट ऑडिटर कौन है। जैसे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ना, जो एनुअल रिपोर्ट बांटती हैं, उस एनुअल रिपोर्ट में केवल लिखा हुआ रहता है कि हु इज आवर कॉस्ट ऑडिटर, 3-4 नाम लिखे रहते हैं। पर उन्होंने क्या कॉस्ट ऑडिट किया, कैसे किया, क्या डिटेल, कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, ये सब कुछ आप लोग के साथ शेयर कभी नहीं होगा। वो जनता में इंफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए। आर वी ओके विद दिस? आपसे उसका कोई वास्ता ही नहीं है। हु आर यू? शेयर होल्डर्स। तो आप लोग उसको अपॉइंट नहीं करते, आप लोग उसको रिमूव नहीं करते, आप लोग का लेना देना है ही नहीं। माय फर्स्ट क्वेश्चन, हु अपॉइंट्स द कॉस्ट ऑडिटर? येलो बॉक्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करके उसको अपॉइंट करते हैं। तो आप लोगों को तो पूछता ही नहीं है कोई कॉस्ट ऑडिट के टाइम पे, ठीक है ना? नाउ कॉस्ट ऑडिटर कब तक अपॉइंट हो जाना चाहिए? द आंसर इज, जब फाइनेंशियल ईयर कमेंस हुआ वहां से 180 दिन अल्टीमेट टाइम लिमिट है। अल्टीमेट टाइम लिमिट क्या है? 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। नियम क्या है कि आप लोग एक्स डेज के अंदर एक बोर्ड मीटिंग कर लीजिए, उसमें आप कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट कर दीजिए। अब आपको कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट करने के बाद आरओसी में एक फॉर्म जमा करना पड़ेगा, CRA 2। कॉस्ट ऑडिट वाला ये जो चैप्टर है ना, इसके रूल्स अलग से हैं। इसके रूल्स का नाम है कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट, CRA। कॉस्ट रिकॉर्ड मतलब कॉस्ट अकाउंट्स, ऑडिट मतलब कॉस्ट ऑडिट। तो CRA, इसीलिए फॉर्म नंबर क्या है? CRA 1, 2, 3, 4। मैं समरी दिखा दूंगा बाद में। CRA 1 अपने काम का नहीं है। इट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स टू बी मेंटेन। अपने काम का CRA 2, 3, 4। तो जैसे ही कॉस्ट ऑडिट अपॉइंट होता है, कंपनी को CRA 2 फॉर्म आरओसी में जमा करना पड़ता है कि हमने इसको अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट किया है। नाउ वो फॉर्म जमा करने की टाइम लिमिट होती है 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ बोर्ड मीटिंग और 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर, विच एवर इज। तो 30 दिन ऑफ द बोर्ड मीटिंग,
या 180 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जो भी पहले आ जाए वहां तक आपको आरओसी के पास क्या जमा करना है, शेयर टू। अब बोर्ड मीटिंग एग्जैक्टली आपको कब तक होल्ड करना है उसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो अगर आप बहुत पहले ही बोर्ड मीटिंग कर लिए तब तो जल्दी जमा हो जाएगा, और बहुत लास्ट में किए तो 180 दिन में जमा होगा, और क्या। सो मैं फिर से पूछ रहा हूं, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग फॉर्म नंबर CRA2? सर द आंसर इज अर्लियर ऑफ नंबर 1 30 डेज ऑफ बोर्ड मीटिंग, नंबर 2 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट टाइम लिमिट है। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है ये? ठीक है, तुम लोगों का कोई इससे लेना देना, तुम लोग कौन हो? शेयर होल्डर्स। तुम्हारा इसमें कोई पूछाताछी नहीं होता, ये अलग अंदर ही अंदर हो रहा है सब काम। ठीक है, आप लोग को बस खाली नाम बताया जाएगा, हु इज आवर कॉस्ट ऑडिटर। एक बहुत बड़ी कॉस्ट ऑडिट फर्म है शोमैन बैनर्जी एसोसिएट्स, बहुत पुराना है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का जो हेडक्वार्टर है ना, मेन इंस्टीट्यूट, ये पूरा कैलकाटा से गवर्नड होता है। अभी दिल्ली में भी इनका हेडक्वार्टर है, पर मेन CMA की पूरी पढ़ाई कहाँ से होती है? कैलकाटा से। इसीलिए यू विल फाइंड इन ईस्टर्न इंडिया पर्टिकुलरली देयर आर लॉट ऑफ CMA स्टूडेंट्स। ओके, रैंकर्स मैक्सिमम यहाँ से करते हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बोलबाला है। ओके ये क्लियर है? अब कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा, कब तक देगा? 180 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर कमेंसमेंट, 180 डेज ऑफ फाइनेंशियल ईयर एंड तक वो अपनी रिपोर्ट दे देगा। उसकी रिपोर्ट AGM में ले डाउन नहीं होती, आप लोग को दिखाई भी नहीं जाती। ठीक है, उसकी रिपोर्ट का फॉर्म नंबर क्या है? कॉस्ट ऑडिटर की रिपोर्ट का फॉर्म नंबर है CRA3। रिपोर्ट किसको जाएगा? CG और BOD। अब अगर CMA ने अपने कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में कुछ भी नेगेटिव रिमार्क्स दिया है, इस तरह का नेगेटिव रिमार्क्स, तो BOD को उसके ऊपर अपना पूरा जवाब लिख के देना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। BOD पढ़ो, BOD will submit explanation on adverse remarks of the cost auditor in his report within next 30 days in which form? क्लियर है कि नहीं पूरा? ठीक है, तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आप लोगों को जाता भी नहीं, वो एकदम सीक्रेटिव, वो वेबसाइट पे भी नहीं, कहीं नहीं, वो पब्लिक डेटा में नहीं आ सकता। कंपनी के पूरे अंदर का कॉस्टिंग स्ट्रक्चर का वो डेटा है। ठीक है, कॉम्पिटिटर फायदा उठाएगा, फिर क्या नाम है तुम्हारा, ये कस्टमर लोग हैं उनको पहुंचेगा चोट। ओके पहले इतना क्लियर है क्या? ओके ये जो भी मैंने पढ़ाया कॉस्ट ऑडिटर 5 साल के लिए नहीं आता, कितने के लिए आता है? 1 साल, और उस पर रोटेशन एंड कूलिंग ये सब अप्लाई नहीं करता। पर हमारे ऊपर जो डिसक्वालिफिकेशन है ना, सेक्शन नंबर 141 सबसेक्शन 3, वो डिसक्वालिफिकेशन जो लंबा चौड़ा हम लोग CA के लिए पढ़ते हैं, वो सेम CMA पे भी अप्लाई करता है। कॉस्ट ऑडिटर को भी इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। ठीक है, टेनर कितना है? 1 साल, तो रोटेशन कूलिंग वूलिंग अप्लाई नहीं करता। यहां तक ठीक है सबको? एक बार ये जो भी मैंने पढ़ाया ये मैं तुम लोगों को सेक्शन के अंदर ले जाके दिखा रहा हूं। कम हियर, पेज 39। ओके, हु विल बी द कॉस्ट ऑडिटर? कॉस्ट अकाउंटेंट। CMA को कॉस्ट अकाउंटेंट बोलते हैं। अपॉइंटेड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बाय पासिंग BRN BM। अब मान लो कि एक मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है जिसमें CA और CMA दोनों पार्टनर्स हैं। मल्टी डिसिप्लिनरी फर्म है जिसमें CA CMA दोनों पार्टनर है। आपने इस फर्म को अपना स्टैट ऑडिटर बना रखा है, तो इस फर्म को आप अपना कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट नहीं कर सकते। जो फर्म स्टैट ऑडिट करेगी वो फर्म कॉस्ट ऑडिट नहीं करेगी। प्रोवाइजो। अब इलस्ट्रेशन देखो, क्या ना प्रोफेशनल LLP मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी LLP जिसमें CA CMA दोनों पार्टनर हैं, क्या ये कॉस्ट ऑडिटर और स्टैट ऑडिटर दोनों हो सकता है क्या? नो। अगर स्टैट ऑडिटर होगा तो कॉस्ट ऑडिटर नहीं, कॉस्ट ऑडिटर होगा तो स्टैट ऑडिटर नहीं। ठीक है, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग क्या फॉलो करते हैं? ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। और ये कॉस्ट अकाउंटेंट्स लोग क्या फॉलो करते हैं? कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स।
5-6 साल हो गए होंगे इस बात को। मैंने काफ़ी समय शुरू में CMA फाइनल के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके सिलेबस में 100 मार्क का एक पेपर होता है CMA फाइनल में, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, वो मैंने पढ़ाया था। तो उसके अंदर सारे कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स भरे हुए थे जो मैंने पढ़ाया भी था, ठीक है। उनका कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स CMA का और CA वालों का जो वो होता है, क्या नाम है तुम्हारा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स अलग होता है, ठीक है। तो CA फॉलो क्या करेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, और CMA कॉस्ट ऑडिटर क्या फॉलो करेगा, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशू किसने किया है? ICAI का मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये देखो हेडिंग पढ़ो क्या लिखा है लाल रंग में, कॉस्ट ऑडिट इज सेपरेट फ्रॉम, यस सर वी नो दैट सर, क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन राइट्स एंड ड्यूटीज आर म्यूटाटिस म्यूटांडिस सिमिलर, मतलब थोड़ा बहुत तो चेंज है पर बाकी सेम है। जैसे क्वालिफिकेशन स्टैट ऑडिटर का CA होता है, कॉस्ट ऑडिटर का CMA होता है, पर जो डिसक्वालिफिकेशंस हैं सेम है, ड्यूटीज भी थोड़े थोड़े अलग अलग है, ठीक है। ये क्लियर है? जब एक कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करेगा तो कंपनी के सारे ऑफिसर एम्प्लॉय उसके साथ कोऑपरेट करेंगे कि नहीं करेंगे? ये अपनी रिपोर्ट बना के किसको देते हैं? कॉस्ट ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? CG को देते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को देते हैं। इनकी कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्म नंबर क्या होता है? CRA, ओहो, CRA 3। और अगर एक कॉस्ट ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट में कुछ बुरा भला लिखा है तो उसके ऊपर BOD अपना एक्सप्लेनेशन देगा टू सेंट्रल गवर्नमेंट इन फॉर्म नंबर CRA 4, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसके ऊपर चाहे तो कोई एक्शन ले सकता है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकता है, ठीक है। बात क्लियर है क्या? जैसे मान लो कि कॉस्ट ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में कुछ क्वालिफिकेशंस दिया कि कंपनी में ये गड़बड़ है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉस्ट ऑडिटर को कांटेक्ट कर सकता है और उससे पूछ सकता है कि गिव मी डिटेल्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनी से या कॉस्ट ऑडिटर से फर्दर डिटेल्स मांग सकता है कि नहीं बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। ओके है? कॉस्ट ऑडिटर के ऊपर भी पेनल्टी है और पेनल्टी का वही सेक्शन है 147। ओके, कॉस्ट ऑडिट का मेन चीज पे अभी तक मैं गया ही नहीं हूं, वो मैं बचा के रखा हूं कि वो एक साथ डिटेल में धीरे धीरे समझाएंगे, बाकी सब इधर उधर की चीजें बता रहा हूं। कॉस्ट ऑडिट का पूरा एक अलग रूल्स है जिसका नाम क्या है? कंपनीज। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, CRA रूल्स, इसीलिए फॉर्म नंबर क्या है? CRA 1 2 3 4, तो रेफरेंस के लिए, ठीक है। CRA 1 अपने काम का नहीं है, उसमें बताते हैं कि क्या क्या कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करना है, लिस्ट। CRA 2 क्या होता है? अपॉइंटमेंट के टाइम पे जमा होता है। CRA 3 क्या है? कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट है। CRA 4 क्या है? एक्सप्लेनेशन ऑन द एडवर्स रिमार्क्स गिवन बाय BOD टू सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये रेफरेंस के लिए। ओके, ये ठीक है क्या? अभी असली चीज पे आएंगे पीछे, अब यहां पर मैं वापस आ गया हूं, अब असली चीज पे आते हैं जिसको लेके सबसे ज्यादा बवाल है और जिसपे मैं तुम लोग को एक इलस्ट्रेशन अपनी तरफ से कराऊंगा और इंस्टीट्यूट ने भी 2 इलस्ट्रेशन बनाए वो भी कराऊंगा, ठीक है। ध्यान से सुनना। क्या हेडिंग है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात तो भारत सरकार ने 39, हाउ मच? भारत सरकार ने 39 इंडस्ट्रीज का एक लिस्ट बना रखा है।
अगर आपकी कंपनी उस 39 इंडस्ट्रीज में कोई प्रोडक्ट बनाती है तब तो आप पे ये सब लगेगा, वरना आप पर ये सब नहीं लगेगा। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल। आईटीसी कंपनी सुट्टा बनाती है, सिगरेट या टोबैको उस 39 इंडस्ट्रीज में नहीं है, तो आईटीसी का सिगरेट वाले का कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। विमल क्या बनाता है? टोबैको बेस्ड प्रोडक्ट्स जर्दा, उसका भी कॉस्ट ऑडिट सर नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, बहुत सारी कंपनियां हैं, लैक्मी जो हिंदुस्तान लीवर का ब्रांड है, ओले, लॉरियल, ये सब क्या बनाते हैं? कॉस्मेटिक्स, वो भी उस 39 इंडस्ट्री में नहीं है, इनका भी कॉस्ट ऑडिट नहीं होता। तो सबसे पहले तो तुम लोग ये समझ लो कि हर इंडस्ट्री का कॉस्ट ऑडिट नहीं होता। इन्होंने लिस्ट बना रखा है, लिस्ट में कितनी कंपनियां हैं? 39 इंडस्ट्रीज, केवल उन्हीं का कॉस्ट ऑडिट होगा, बाकी का नहीं होगा। सो सर अब बताओ कि किसका होगा? गिव अस एग्जांपल। आई एम गिविंग यू एग्जांपल, वेट। 39 इंडस्ट्री को इन्होंने 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। टोटल कितनी इंडस्ट्रीज है? 39। टेबल ए में कितनी इंडस्ट्रीज है? 6। टेबल ए वाली जो 6 इंडस्ट्रीज है ना, दे आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है वो देश के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है देश के लिए ये टेबल ए वाला रेगुलेटेड सेक्टर्स, समझ रहे हो? ठीक है, तो इनके लिए कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट का जो लिमिट्स होता है थोड़ा अलग है, इसीलिए टेबल ए में जो 6 इंडस्ट्री इनको थोड़ा अलग ट्रीट करते हैं, और बाकी बची हुई जो 33 इंडस्ट्री है वो किस में जाएगा? टेबल बी। नाम पढ़ो क्या? दे आर नॉट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट, इनके लिए लिमिट्स थोड़ा अलग है। तो अपने को याद रखना है, टेबल ए में कितना इंडस्ट्री? 6। तो 6 का तो नाम याद रख सकते हैं, देख लो एक बार क्या है, सब इंपॉर्टेंट है भाई। पेट्रोलियम इंडस्ट्री देश के लिए इंपॉर्टेंट है कि नहीं? बॉस, पेट्रोलियम से ट्रांसपोर्टेशन से हर सामान का जो कॉस्ट है बढ़ जाएगा कि नहीं? लॉजिस्टिक कॉस्ट। आप लोग को पता नहीं होगा, बता देता हूं, पेट्रोलियम वाली जो इंडस्ट्री है ना, उसी से कनेक्टेड एक और इंडस्ट्री है जिसका नाम है इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इंडस्ट्रियल अल्कोहल दारू को नहीं बोलते। इंडस्ट्रियल अल्कोहल मतलब बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट इथेनॉल। ठीक है, ये पेट्रोलियम के साथ मिक्स होकर प्रोडक्शन किया जाता है और बेचा जाता है, उससे क्या होता है? पॉल्यूशन कम हो जाता है। तो पेट्रोलियम और इंडस्ट्रियल अल्कोहल कनेक्टेड है। सेकंड नंबर कौन है? फार्मास्यूटिकल, अगेन देश के लिए इंपॉर्टेंट है, दवाइयों की कीमत को सरकार रेगुलेट करता है। टेलीकॉम, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा है ये तो देश का। बिजली, फर्टिलाइजर, पूरा एग्रो इंडस्ट्री फर्टिलाइजर पे बेस्ड है। सारा जो खाना उत्पादन होता है, अनाज, सब फर्टिलाइजर से होता है। फर्टिलाइजर के बिना हम लोग का देश चल नहीं पाएगा। जो हम लोग आजकल तुम लोग सुनते हो ऑर्गेनिक फूड है, जैसे सपोज अंगूर, ग्रेप्स है, तुम नॉर्मली अगर ग्रेप्स खरीदोगे बाजार में 100 रुपये किलो है, और मॉल में अगर बोले ऑर्गेनिक अंगूर दिखाओ, बोल देगा 600 रुपये किलो, तुम वही फेंक क्या जाओगे? मतलब वो बिना फर्टिलाइजर के ग्रो हुआ है, उसका टेस्ट भी एकदम गंदा होता है, एकदम ऑर्गेनिक फूड जितने होते हैं ना वो बिना फर्टिलाइजर के बनते हैं, मतलब बोलने के लिए वेरी वेरी प्योर, बट द टेस्ट इज एब्सोल्युटली रबिश, प्लस क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑन द लैंड इज ऑल्सो वेरी लेस। तो हमारे जैसा 150 करोड़ की आबादी वाला देश बिन फर्टिलाइजर के चलेगा नहीं। फर्टिलाइजर क्या करता है? सेम खेत पर अनाज और फल सब्जियों की जो उत्पादन है उसको 10 गुना बढ़ा देता है। रेगुलेटेड सेक्टर। एफ नंबर, शुगर। शुगर इसलिए बिकॉज शुगर की जितनी भी मिल्स हैं उनका बाई प्रोडक्ट बनता है इंडस्ट्रियल अल्कोहल, इसलिए शुगर भी। ओके, ये 6 टेबल ए के रेगुलेटेड सेक्टर से, इनके लिए कॉस्ट अकाउंट्स और कॉस्ट ऑडिट का जो टर्नओवर लिमिट है वो थोड़ा अलग है। और बाकी कौन है सर? टेबल बी। टेबल बी में कितना इंडस्ट्रीज है? तो क्या 33 का नाम याद करके आए क्या? नहीं, तो 2-4 याद कर लो सैंपल के लिए। पेपर, पेपर इंडस्ट्री
कॉफी बन रही है, तुम कॉफी यूज कर रहे हो कि नहीं? मिल्क एंड मिल्क पाउडर, हम सबके घरों में पैकेट वाला मिल्क आता है कि नहीं? थोड़ा ना जाके भैंस का खटाल से निकाल के लाते हैं हम लोग दूध रोज। घर में तुम्हारे पैकेट वाला मिल्क तो आता ही होगा, थोड़ा बहुत काऊ मिल्क नेचुरल आता होगा तो बात हो रहा है, वरना मैक्सिमम तो पैकेट के दम पे चल रहा है आजकल पूरा देश। अमूल का जो होता है, आयरन एंड स्टील, मिलिट्री का टैंक्स, और भी बहुत कुछ है। ये तो 33 में सैंपल है, क्लियर है? तो पहले तो आप ये समझ लो कि केवल 39 इंडस्ट्रीज में जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं उन्हीं का कॉस्ट ऑडिट होगा, बाकी सबका कॉस्ट ऑडिट। वेरी गुड, ठीक है। बात करें क्या? इधर सुनो मेरी बात, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये कोई नहीं बताता, समझ में भी नहीं आएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है, सुन लो, 2 मिनट में क्लियर हो जाएगा, ठीक है? महा इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल अकाउंट्स में और कॉस्ट अकाउंट्स में एक बहुत बड़ा फर्क है। आपकी कंपनी 10 प्रोडक्ट बनाती है, कितने बनाती है? अरे आजकल कोई भी कंपनी एक सामान बनाती है क्या? हर कंपनी सर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाती है, ये नियम हो चुका है, ठीक है? एवरीवन इज मेकिंग मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब तुम किसी भी कंपनी का नाम ले लो यार, रिलायंस बोल लो, आईटीसी बोलो, टाटा बोलो, बाटा बोलो, जो बोलना है बोलो, कोई भी एक सामान बनाता, सबका मल्टीपल सामान बनता है आज के दिन, सच है ये। अब सुनो, फाइनेंशियल अकाउंट जब आप बनाते हो, बैलेंस शीट, पीएल वगैरह, आप भले ही 10 प्रोडक्ट बनाते हो, पर फाइनेंशियल अकाउंट सबका मिला के एक साथ ही बनेगा। यू नेवर मेक प्रोडक्ट वाइज बैलेंस शीट, यू नेवर मेक प्रोडक्ट वाइज पीएल अकाउंट। समझ रहे क्या मैं क्या बोला? लेकिन भैया जो कॉस्ट अकाउंट्स होता है ना, कॉस्ट अकाउंट्स, वो हर प्रोडक्ट का अलग अलग बनता है। आपके 10 प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट वाइज बनता है। प्रोडक्ट 1 का कॉस्ट अकाउंट्स अलग है, प्रोडक्ट 2 का कॉस्ट अकाउंट्स अलग है, प्रोडक्ट 3 का अलग है। इनमें सब में जो डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस अलग अलग होते हैं, और जो ओवरहेड्स होते हैं ना आपके, प्रोडक्शन ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, वो ओवरहेड भी 10 प्रोडक्ट में एलोकेट किए जाते हैं अलग अलग रेशियो में। वहीं पे तो आता है पिक्चर में कूद के मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है? कॉस्ट अकाउंट जो होता है ना, इट्स नॉट टोटल, इट्स ऑलवेज प्रोडक्ट वाइज। समझ रहे हो? आई एम रिपीटिंग इट वंस मोर। अगर हमारी कंपनी 10 प्रोडक्ट्स बनाती है तो फाइनेंशियल अकाउंट्स कितना बनेगा? लेकिन 10 प्रोडक्ट का कॉस्ट अकाउंट्स कैसे बनेगा? अलग 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 अलग, क्योंकि कॉस्ट अकाउंट्स का पर्पस है टू रिड्यूस द कॉस्ट, टू कंट्रोल द कॉस्ट। तो जब तक आप प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट आइडेंटिफाई नहीं करोगे, आप उसको कम नहीं कर सकते। समझ रहे हो? अब आप सुनो, उसको छोड़ दो यार, मेरे को सुनो। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ऐसा हो सकता है ना, सपोज एक बड़ी कंपनी है, वो 10 प्रोडक्ट बना रही है, 5 39 इंडस्ट्रीज में कवर्ड है, 5 प्रोडक्ट है जो 39 इंडस्ट्रीज में कवर्ड है, और 5 ऐसे हैं जो 39 इंडस्ट्रीज में कवर्ड नहीं है। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? एकदम दे रहा हूं। आईटीसी, आईटीसी आपका सिगरेट बनाता है, चलिए उसका तो नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, पर सर आईटीसी पेपर बनाता है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट भी आता है उनका, आशा। तो अब आप सोचो, आईटीसी को कॉस्ट अकाउंट सबका बनाना है। हेलो, अगर आईटीसी 10, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, ये सारा ज्ञान तुमको नॉर्मल किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ये सीधा सीएमए फाइनल के 100 का जो पेपर आता है सीएमएडी, वहां पे पूरा सीएमए इंस्टीट्यूट का पूरा बना के क्लैरिफिकेशन एक एक चीज का उसमें दिया हुआ है, ठीक है? तो ये तुमको भी क्लियर होना बहुत जरूरी है, वरना अंदर की बात जो मैं पढ़ाऊंगा चार्ट, वो समझ में नहीं आएगा। ध्यान सुनो, अगर एक कंपनी 10 प्रोडक्ट बना रही है, मान लीजिए 5 39 में कवर्ड है, 39 इंडस्ट्रीज में, और 5 39 में कवर्ड नहीं है, ऐसे केस में उसको कॉस्ट अकाउंट्स तो 10 का बनाना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंट्स तो 10 का बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ओवरहेड टैली नहीं करेगा ना। 5 का बनाओगे, 5 का नहीं बनाओगे, तो ओवरहेड का टोटल 10 का तो टैली नहीं करेगा। तो इसीलिए इंस्टीट्यूट ने बोला कि अगर कोई कंपनी ऐसी है जिसके कुछ प्रोडक्ट्स तो कवर्ड हैं और कुछ कवर्ड नहीं है, फर्क नहीं पड़ता, उनको सबका कॉस्ट अकाउंट्स बनाना पड़ेगा अलग अलग। क्लियर है? तो मैं 10 का बनाऊंगा, तो आईटीसी को पेपर और मिल्क का तो कॉस्ट अकाउंट्स बनाना पड़ेगा ही, साथ साथ इसका भी कॉस्ट अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। पर वेट, कॉस्ट अकाउंट्स तो 10 का बनाओगे, पर उसका जो कॉस्ट ऑडिट कराना होता है ना, 10 के कॉस्ट अकाउंट का कॉस्ट ऑडिट, उसमें कवर्ड कितने हैं? इन्हीं 5 का क्या होगा? इन 5 के जो कॉस्ट अकाउंट्स है, इनका कॉस्ट ऑडिट करेगा सीएमए। चाहे एक सीएमए फर्म करे, चाहे 5 अलग अलग सीएमए फर्म करे, उससे कोई मतलब
नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आपको कॉस्ट अकाउंट्स तो 10 का बनाना है, पर कॉस्ट ऑडिट सिर्फ 39 वाले का ही होगा। आर यू ओके विद दिस? पॉइंट नंबर 1, in a multi-product company, if one of the products is covered in any of the 39 industries, then number 1, cost accounts will be prepared for all the products, whether it is covered in 39 industries or not. लेकिन सर, cost audit will be done only for that product which is covered in 39 industries. Example तुम्हारे सामने मैंने ITC का रखा है। ITC का जो पेपर है, पेपर वो सर टेबल बी में आता है, तो उसका कॉस्ट अकाउंट्स भी बनेगा, टिक, कॉस्ट ऑडिट भी होगा, टिक। लेकिन सर ITC का जो सिगरेट है उसका कॉस्ट अकाउंट्स तो बनेगा, टिक, पर कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा, क्रॉस। आर वी ओके विद दिस? कोई दिक्कत है किसी को? अब मैं तुमको एक मास्टर इलस्ट्रेशन बता रहा हूं। ये इलस्ट्रेशन जो मैं बताने जा रहा हूं, ये सबसे पहले मैंने CMA के स्टूडेंट्स जो फाइनल में थे ना, इंटर नहीं फाइनल, उन्हीं को सबसे पहले बना के पढ़ाया था। इट इज़ लाइक हो गए इस बात को 6-7 साल, ठीक है। पर फिर ये इतना जोरदार इलस्ट्रेशन है कि आई हैव टॉट इन एवरी बैच, इंटर, फाइनल एंड एवरीवेयर। उससे पूरा क्लैरिटी होता है और तुम इसको चार्ट को पढ़ोगे फटाक से याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें जाने के पहले मैं तुमको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, बिना एग्जाम्पल के नहीं बोलूंगा तो समझ में नहीं आएगा, ओके। एक एग्जाम्पल लेके बात करते हैं अपने। ये देखिए, एक कंपनी है, प्लीज़ अभी एकदम 15-20 मिनट एकदम कड़ा वाला फोकस चाहिए, ठीक है। समझ जाओगे तो बहुत ईजी है, फिर एकदम कभी भूलोगे नहीं। एक कंपनी है जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता है। मैंने जानबूझ के 3 प्रोडक्ट लिया है, एक टेबल ए वाला, एक टेबल बी वाला और एक अनकवर्ड। टेबल ए वाला कौन सा प्रोडक्ट लोग बनाते हैं सर? अल्कोहल, इंडस्ट्रियल अल्कोहल, टेबल ए में कवर्ड है ना। नंबर बी क्या बनाते हैं? दारू, सॉरी मिल्क। मिल्क किस में कवर्ड है? टेबल बी में। और तीसरा क्या बनाते हैं लोग? सिगरेट, जो कहीं कवर्ड नहीं है। तो 3 आइटम है। अब आप सुनो, तीनों का कुछ टर्नओवर होगा। टर्नओवर मतलब सेल्स, डोंट राइट। टर्नओवर 1, टर्नओवर 2, टर्नओवर 3, ओके। अगर आप सबका टर्नओवर जोड़ दो तो उसको हम बोलेंगे ओटो, ओवरऑल टर्नओवर। क्या बोलेंगे? ओवरऑल टर्नओवर, मतलब सबका जोड़ दो, जो कवर्ड है, जो नॉट कवर्ड है, सबका, ठीक है। और अगर आप केवल जो 39 इंडस्ट्री में कवर्ड है, टेबल ए टेबल बी में, केवल उनके टर्नओवर को आप जोड़ दो तो उसको अपने बोलेंगे CTO, कवर्ड टर्नओवर, मतलब टर्नओवर ऑफ दोज प्रोडक्ट्स व्हिच आर फॉलिंग इन द 39 इंडस्ट्री। तो T1 T2 जोड़ के क्या मिलेगा? CTO। T1 T2 T3 जोड़ के क्या मिलेगा? OTO। क्लियर है क्या? ओके, ऊपर आ जाओ, रीड फास्ट। ओवरऑल टर्नओवर का मतलब सारा प्रोडक्ट जोड़ के, चाहे वो 39 में है, चाहे मतलब मैं 10 प्रोडक्ट बनाता हूं तो 10 को जोड़ के। और CTO का मतलब इस 10 में से 5 ही 39 में ना, तो इनको जोड़ के जो आता है उसको बोलते हैं CTO। क्लियर है ये? ठीक है। CTO के अंदर हम लोग टेबल ए और टेबल बी को अलग नहीं करते। टेबल ए या टेबल बी हमको फर्क नहीं पड़ता, सब पकड़ के एक साथ जोड़ दो और क्या बोलोगे उसको? CTO, कवर्ड टर्नओवर। आर वी ओके विद दिस? टेबल ए टेबल बी में अलग अलग मत करना, टेबल ए टेबल बी सब जोड़ के निकलता है CTO। अब सुनो, यहां 2 अलग अलग बातें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉस्ट अकाउंट्स एंड देन कॉस्ट ऑडिट। राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट कॉस्ट अकाउंट्स, ठीक है। सुनिए, मैं एक कंपनी हूं, मान लो कि मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाता हूं एंड वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स इन द लिस्ट ऑफ 39 इंडस्ट्रीज। फिर भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन है, मुझे कॉस्ट अकाउंट्स तभी मेंटेन करना है जब मेरा OTO 35 करोड़ या उसके ऊपर हो। अगर मैं छोटा कंपनी हूं तो मुझे जरूरत नहीं है, बड़ा कंपनी होना चाहिए। कम से कम OTO कितना चाहिए? 35 करोड़। तो इधर सुनो, अ कंपनी दैट सैटिस्फाइज द ट्विन कंडीशंस। यहां हर जगह ट्विन कंडीशन है, बीच में देखना एंड ही मिलेगा, और मिलेगा ही नहीं। हर जगह क्या मिलेगा? एंड 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 एंड, मतलब ट्विन। अ कंपनी दैट सैटिस्फाइज द ट्विन कंडीशंस, उनको कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन करना है फॉर एवरी प्रोडक्ट।
व्हाट आर द ट्विन कंडीशंस? नंबर 1, वो कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हैं जो 39 की लिस्ट में है, जैसा आईटीसी करता ही है। आईटीसी के कुछ कवर्ड है, कुछ नॉट कवर्ड है, तो कुछ तो है ना 39 में। एंड दूसरा महत्वपूर्ण कंडीशन, हमारा टोटल टर्नओवर कंपनी का ओटीओ कितना है? ग्रेटर इक्वल टू 35 करोड़। किसी को डाउट है क्या आईटीसी का 35 करोड़ होगा कि नहीं होगा? भयंकर होगा। 35 तो सर कम बोला, इनका 2-4 लाख करोड़ रुपया होगा, तो आराम से करेगा। तो इनको कॉस्ट अकाउंट्स तो बनाना ही है, 100% श्योर हो गया, कॉस्ट अकाउंट्स तो बनाना ही है। अब जिनको कॉस्ट अकाउंट्स बनाना है उन्हीं को तो कॉस्ट ऑडिट कराना है। ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि जिसको कॉस्ट अकाउंट्स बनाना नहीं है पर कॉस्ट ऑडिट कराना है, वो तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज कॉस्ट ऑडिट इज डन ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स। तो अब इनमें से भी फिल्टर आउट करके कुछ कुछ कंपनियां निकलेगी जिनका क्या होगा? कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, ये आपके सामने क्या है? कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में अब ना 2 अलग अलग कैटेगरी है। सबसे पहला कि टेबल ए वाले का कॉस्ट ऑडिट होगा। किसका होगा? टेबल ए वाले का कॉस्ट ऑडिट होगा। और फिर दूसरा अलग है, एक बार हाइलाइटर चाहिए मेरे को, हाइलाइटर या पेन भी चलेगा। क्या लिखा है पढ़ो तो, लाल रंग में। अगर आपके लिमिट्स ऐसे हैं, कैसे हैं? ऐसे हैं, क्या है मेरे को नहीं पता है। अगर आपके लिमिट्स ऐसे हैं, अब आप लोग टेबल ए भी बनाते हो, टेबल बी वाला भी बनाते हो, अनकवर्ड भी बनाते हो, तो कॉस्ट अकाउंट्स तो आप सबका बना लो, लेकिन कॉस्ट ऑडिट सिर्फ टेबल ए वाले का होगा, टेबल बी वाले का भी नहीं होगा। सिर्फ टेबल ए वाले का कॉस्ट ऑडिट कराना, टेबल बी वाले का कॉस्ट अकाउंट्स का कॉस्ट ऑडिट मत कराना, अनकवर्ड वाले का कॉस्ट ऑडिट तो ऐसे भी होता है ही नहीं। ठीक है, अगर मैं एक भी प्रोडक्ट ऐसा बनाता हूं जो 39 इंडस्ट्रीज में और मेरा ओवरऑल टर्नओवर 35 करोड़ है, उसके ऊपर है, तो कॉस्ट अकाउंट्स तो बनाऊंगा ही, और अपने तीनों प्रोडक्ट का बनाऊंगा। मतलब आई विल मेक कॉस्ट अकाउंट्स फॉर दिस दिस दिस। अल्कोहल का भी होगा, दूध का भी होगा और सिगरेट का भी होगा, लेकिन कॉस्ट ऑडिट किसका होगा? अगर मेरे टर्नओवर्स इस प्रकार के हैं, सर किस प्रकार के? ट्विन कंडीशन है कि नहीं? चेक। बीच में क्या है? ओटीओ कितना? 50 करोड़। 35 करोड़ पे तो कॉस्ट अकाउंट्स हो ही जाता है, तो मेरा तो 50 करोड़ है, तो कॉस्ट अकाउंट्स तो बनेगा ही मेरा। और मेरा सीटीओ कितना है? सीटीओ में सिर्फ टेबल ए लोगे कि टेबल ए प्लस बी? ये मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, वो सोचते हैं कि ऊपर ओनली टेबल ए लिखा है तो सीटीओ में आप खाली टेबल ए वाले का ले लो। नहीं, सीटीओ में आपको टेबल और टेबल भी दोनों जोड़ के लेना है। समझ में आ रहा है? अगर मेरा ओवरऑल टर्नओवर 50 करोड़ पार है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, पर मैं सीधा बोलूंगा पार है हिंदी में, इतना लंबा कौन बोलेगा बार बार ग्रेटर देन इक्वल टू। एंड मेरा टेबल ए प्लस टेबल बी का मिला के टर्नओवर 25 करोड़ के ऊपर है, अगर ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई है, तब टेबल ए का जो कॉस्ट अकाउंट्स है उसका तो कॉस्ट ऑडिट में कराऊंगा ही कराऊंगा। मतलब मैं ये दारू वाले का कॉस्ट ऑडिट तो कराऊंगा ही, पर मैं दूध का भी नहीं कराऊंगा और सुट्टे का भी नहीं कराऊंगा। क्लियर है? ये इतना पहले क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर जी अगर मेरा ओटीओ सीटीओ बवाल है, बवाल मतलब एक बार चेक करो तो, ब्लू कलर में जो सर्कल मारा हूं उसका ओटीओ सीटीओ ये लाल वाले से ज्यादा है कि नहीं है? लाल वाले में ओटीओ कितना था? उधर कितना ओटीओ? 100। लाल वाले का सीटीओ कितना था? उधर सीटीओ कितना है? 35। ज्यादा है ना? अगर मेरा ओटीओ सीटीओ ये वाले फिगर क्रॉस कर रहा है, तब तो सर मैं बोथ टेबल ए एंड टेबल बी का कराऊंगा। किसका कराऊंगा? बोथ। अरे कॉमन सेंस की बात है, अगर मेरा 100 और 35 पार हो रहा है तो मतलब मेरा 50 और 25 भी तो पार हो रहा है, तो टेबल ए भी तो होगा ही और टेबल बी भी संग संग होगा। अब यहां पे फिर लोग कांड करते हैं, उनको लगता है अगर 100 और 35 के ऊपर है तो ऊपर हेडिंग में टेबल भी है तो खाली टेबल भी होगा। अरे पागल है क्या? अगर मेरा 100 और 35 पार है तो मेरा 50 और 25 भी तो पार है, तो टेबल ए भी होगा और टेबल बी भी होगा। तो आईटीसी का आप कल्पना करो, आईटीसी का जो फिगर बोलने का मन में आ रहा है, ओटीओ सीटीओ पीटीओ वीडियो जो बोलना है बोलो, सारे आंकड़े पार होगा। तो भैया वो तो ये भी कराएंगे, क्या नाम है इसका, अल्कोहल का भी, वो आपके दूसरा क्या था, मिल्क का भी कराएंगे,
पर सिगरेट का सर वो तो नहीं होता, बिकॉज वो, आर यू ओके विद दिस? फंडा समझ में आ रहा है अपने को? आई एम गिविंग यू 1 मिनट, लर्न दिस ब्लू. ये सीख गए, मतलब कॉस्ट ऑडिट में एकदम कोई हरा ही नहीं सकता. धीरे धीरे देखोगे अमाउंट बढ़ते जा रहा है. सबसे पहला डिब्बा में ओटीओ कितना था? 35. फिर उधर गए तो ओटीओ कितना हो गया? 50. फिर उधर गए तो ओटीओ कितना हो गया? 100. ठीक है. फर्स्ट डिब्बा किस थे? कॉस्ट अकाउंट्स बनाना है क्या? तो उसके लिए ट्विन कंडीशन क्या है? 39 इंडस्ट्री में से कोई एक, आपका एक सामान कम से कम 39 में होना चाहिए, एंड आपका ओटीओ 35 करोड़ या उसके ऊपर होना चाहिए. टेबल ए वाले प्रोडक्ट का कॉस्ट ऑडिट कब होगा? जब ओटीओ 50 के ऊपर है एंड सीटीओ 25 के ऊपर. और अगर आपका ओटीओ सीटीओ 100 और 35 के पार है, तब तो सर टेबल ए तो होगा ही, और साथ साथ कौन होगा? टेबल बी का भी कॉस्ट ऑडिट होगा. अभी ओके विद दिस? अभी देखो अलग अलग केसेस है. ये आप देखो अलग अलग केसेस है. केस 1 2 3 4. केस 1, एल्कोहल का टर्नओवर कितना है? अरे एल्कोहल टेबल ए में कितना टर्नओवर? मार्क मत करना, 10. मिल्क टेबल बी कितना है? सीटीओ कितना है आपका? फिर सिगरेट जो कि कवर्ड नहीं है, उसका टर्नओवर कितना है? आपका ओटीओ कितना है? 30. आपका तो ओटीओ ही 30 से 35 के नीचे है. ना कॉस्ट अकाउंट्स होगा ना कॉस्ट ऑडिट, तो हर जगह कट कट कट. ठीक है. ना कॉस्ट अकाउंट्स होगा और ना एल्कोहल या मिल्क का कॉस्ट ऑडिट होगा. केस 2, सीटीओ कितना है? ओटीओ कितना है? हमेशा पहली नजर ओटीओ पे जानी चाहिए. ओटीओ 45 है, 35 क्रॉस हो गया. कॉस्ट अकाउंट्स बनेगा, कॉस्ट अकाउंट्स में टिक है नीचे. ठीक है. लेकिन सर कॉस्ट ऑडिट के लिए कंडीशन क्या होता है? 50 25 या 100 35. तो सर 50 25 तो इसका हो नहीं रहा है, तो ना टेबल ए ना टेबल बी, किसी का भी कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा. क्लियर जा रहे हैं क्या? थर्ड वाला देखो सर, ओटीओ 50 के ऊपर है, सीटीओ पर 100 और 35 के ऊपर तो नहीं है, पर 50 25 तो क्रॉस हो रहा है. तो टेबल ए वाले का कॉस्ट ऑडिट होगा और टेबल बी का नहीं होगा. कॉस्ट अकाउंट्स होगा, कॉस्ट ऑडिट ऑफ टेबल ए होगा, कॉस्ट ऑडिट ऑफ टेबल बी प्रोडक्ट मिल्क नहीं होगा. सही है ना? बाजू वाला आ जाओ. अब की बार अब की बार तो सब पास हो रहा है. ओटीओ भी 100 के पार है और सीटीओ भी 35 के पार है, तो सबका होगा सर. टिक टिक टिक. सही है कि नहीं? ये एक सिंपल मास्टर इलस्ट्रेशन था. ओके, टर्न द पेज. ये पहला वाला जो इलस्ट्रेशन है ना, ये सिर्फ कॉस्ट अकाउंट्स के लिए, ये कॉस्ट ऑडिट के लिए नहीं है. तो कॉस्ट अकाउंट्स के लिए ट्विन कंडीशन क्या होता है कि एक प्रोडक्ट कम से कम आपका ऐसा होना चाहिए जो 39 इंडस्ट्री में, और आपका ओटीओ 35 या पार होना चाहिए, तब आपको कॉस्ट अकाउंट्स बनाना है, वरना नो. लुक एट दिस केयरफुली. इधर देखो एक बार. टेबल ए प्रोडक्ट बना रही है, टेबल बी प्रोडक्ट भी बना रही है. इधर देखो, टेबल ए टेबल बी है ना, और उनका कंबाइन करके टर्नओवर कितना है? इतना, जिसको हम क्या कहते हैं? सीटीओ. और ये कंपनी अदर प्रोडक्ट्स भी बना रही है, मतलब जो टेबल ए टेबल में कवर्ड नहीं है,
उनको और टेबल ए टेबल बी को जोड़ के क्या आता है, ओ टी ओ। कॉस्ट अकाउंट्स के लिए मुझे सीटीओ देखना है कि ओटीओ देखना है, तो ये मेरे काम का नहीं है। हल्का सा काटना है एकदम, मतलब इंसान की तरह। मेरे को खाली क्या देखना है, ओ टी ओ। हाइलाइटर लो और खाली ओटीओ के नीचे को रंग कर दो ऐसे। सुनो, ठीक है, किया। अभी देखो कमाल। सर जो पहला वाला केस है उसमें आपका ओटीओ कितना आ रहा है, लेस देन 35, तो इसका तो सर आंसर क्या होगा। अच्छा, बाकी सब जगह सर मैं क्या देख रहा हूं, 40 40 40 40 40 विच मीन्स मोर देन इक्वल टू 35, तो मेरा मन बोल रहा है यस 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 यस, पर रास्ते में एक बाधा है। लास्ट वाला केस अगर आप देखेंगे तो वो टेबल ए टेबल बी का कोई प्रोडक्ट बनाते ही नहीं है। अरे कम से कम आपको कुछ तो बनाना पड़ेगा जो कवर्ड हो 39 इंडस्ट्री में, वो तो है ही नहीं। अगर मैं ऐसा कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं रहा हूं जो 39 इंडस्ट्री में है, तब मेरा टर्नओवर कितना भी हो, मुझे कॉस्ट अकाउंट्स बनाने की जरूरत। तो आंसर क्या है, और बाकी सब केसेस में आंसर क्या है, यस। ये था फर्स्ट एग्जांपल, कोई दिक्कत, ठीक है। सेकंड एग्जांपल, इसमें दोनों है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स भी है एंड मैं एकदम आराम से समझाऊंगा, धीरे धीरे फोकस रखना, गलती मत करना, सिली मिस्टेक मत करना, पाप लगेगा। बोर्ड पे ताको गौर से। टेबल ए वाला आइटम है, टेबल बी वाला आइटम है, टेबल ए और टेबल बी को जोड़ के क्या आता है, सीटीओ। क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों है तो सीटीओ देखना है कि नहीं देखना है, देखना है सर। उसके नीचे से हाइलाइटर मारो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप अदर प्रोडक्ट्स भी बनाते हो जो 39 इंडस्ट्रीज में नहीं है, और उनको और टेबल ए और बी को जोड़ के आपका ओटीओ कितना आ रहा है, ठीक है सर। ओके, एक बार मैं जो बोलूंगा प्लीज चेक करना। ये कर लिया क्या रंगीन काम, इधर सुनो। लेट्स डू वन बाय वन। लेट्स फर्स्ट टॉक ओनली अबाउट कॉस्ट अकाउंट्स। कॉस्ट अकाउंट्स को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। मैं आपको बोलना चाहता हूं, गौर से देखो टेबल ए वाले कॉलम को और टेबल बी वाले कॉलम को। सवाल को गौर से सुनना। क्या इस बार 1 से लेके 11 तक कोई भी ऐसा केस है क्या जब टेबल ए भी 0 एंड टेबल बी भी 0, दोनों 0? एक जगह मैं 0 वर्ड देख रहा हूं, पर वो उसमें टेबल ए भले ही 0 है पर टेबल बी 0, मतलब इन ऑल द केसेस कंपनी इज एटलीस्ट मेकिंग वन प्रोडक्ट विच इज कवर्ड इन 39 इंडस्ट्रीज, तो वो तो है ही। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ओटीओ 35 के पार होना चाहिए। When I am looking at OTO, every amount is more than equal to 35 करोड़ except, तो उसे कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना नहीं है। नो सवाल क्या है, देखो कॉस्ट रिकॉर्ड बनाना है क्या, तो पहले वाले केस में ओटीओ 30 है 35 के अंदर, तो नो। बाकी सब जगह ओटीओ 35 के ऊपर है और एक प्रोडक्ट भी बना रहा है, तो सब में आंसर क्या, देखो यस 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 होगा लाइन से। ये दिख रहा है क्या? सिर्फ एक जगह सर नो था, बाकी सब जगह आप देखोगे यू विल सी। डोंट हाईलाइट, डोंट हाईलाइट, ठीक है, हाईलाइट मत करो। अब सर एक बात बोलो, अब मैं कॉस्ट ऑडिट की तरफ जाऊंगा। अब मेरा अगला स्टेप क्या होगा? मैं बोलता हूं जिसको कॉस्ट अकाउंट्स ही नहीं बनाना उसको कॉस्ट ऑडिट तो सर कभी हो ही नहीं सकता, नो, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो आपने सॉल्व
कर दिया। अब हमको बाकी सारे केस सॉल्व करने की नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी सारे केसेस में हर एक केस में अलग अलग मेरे को ओटीओ सीटीओ का आंकड़ा देखना पड़ेगा। सेकंड केस में यहां गौर से देखो, ओटीओ सीटीओ का आंकड़ा क्या होता है, 50-25 या फिर 100-35। यहां तो 50-25 के नीचे जा रहा है मामला, दोनों चाहिए, दोनों में से एक भी कम है तो बात खत्म। जैसे सीटीओ ही 25 के नीचे है तो मेरे को ओटीओ देखने की जरूरत है नहीं, तो इनका तो भाई कॉस्ट ऑडिट होगा ही नहीं। है ना। तुम लोग इतना मत लिखना यार, नहीं तो वो गड़बड़ गंदा लग गया देखने में, खाली बस देख लो इधर। ये लेस देन 25 है और ये भी लेस देन 50 है, तो इनका तो कुछ भी कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। आंसर इज नो। थर्ड वाले में दिस इज मोर देन इक्वल टू 25, इनफैक्ट मोर देन इक्वल टू 35, आई शुड से मोर देन इक्वल टू, बट सर देयर ओटीओ इज, एक भी फिगर अगर 50 या 25 में से एक भी कम है तो आपको कुछ भी कराना, आंसर इज अगेन नो। फिर से सर ये वाला तो 25 के ऊपर है पर ये वाला 50 से कम है, तो 50 से 25 में एक भी अगर छोटा फिगर है तो फिर आपको कराना नहीं है, बिकॉज यहां हर जगह क्या है, ट्विन कंडीशंस। ये क्लियर है पहले। अब वेट करो, ये देखो 30 जो होता है वो 25 या उससे बड़ा है, और 50 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50 तो है ही ना, तो इनका 50-25 क्रॉस हो गया, तो टेबल ए टेबल भी दोनों का होगा कि सिर्फ टेबल ए का होगा, सिर्फ टेबल ए का होगा। यस, बट ओनली फॉर टेबल ए वाले प्रोडक्ट का जो कॉस्ट अकाउंट है वो खाली कॉस्ट ऑडिट होगा, टेबल बी वाले का कॉस्ट ऑडिट नहीं होगा। क्लियर है अपने को ये। नेक्स्ट सर पढ़ो, फिर कांड है, फिर इनका देखो लेस देन 25 लेस देन 50, तो आंसर क्या होगा, नो, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखो, मोर देन इक्वल टू 25, मोर देन इक्वल टू 50। मैं एक चीज देख रहा हूं कि ये आंकड़ा जो 30 है ना, ये 25 के ऊपर है, काश ये 35 के ऊपर हो जाता, क्योंकि उधर ओटीओ 110 है ना, 100 से ऊपर है, तो या तो 50-25 चाहिए या 100-35। तो आप चेक करो, वो भले ही 100 के ऊपर जा रहा है पर ये तो 35 के ऊपर, तो इसमें टेबल ए टेबल भी दोनों नहीं होगा, सिर्फ कौन होगा, टेबल ए। 100-35 के ऊपर तो नहीं है पर 50-25 के ऊपर तो है ना, तो टेबल ए होगा। क्लियर है, समझ रहे हो क्या। 100 पार होने से नहीं होता, इसको भी तो 35 पार करना पड़ेगा, तो ये तो 25 पार है, तो 100-35 नहीं हो रहा पर 50-25 हो रहा है, तो टेबल ए वाले करा दो। नेक्स्ट, अब तो देखो ये भी 35 पार है और ये भी, तो अब तो सर दोनों का होगा, बोथ टेबल एंड टेबल। फिर नीचे जाओ, फिर कांड चालू। अपने को क्या चाहिए, 50-25, ये तो 25 से भी नीचे है, ये 50 के ऊपर भले ही हो पर वो तो 25 के नीचे है, तो कुछ नहीं होगा, नो। फिर सेकंड वाला देखो, ये भले ही 25 के ऊपर हो पर वो 50 से कम है, तो फिर से कुछ नहीं होगा, नो। लास्ट वाला, ये भले ही सर 25 के ऊपर जा रहा हो पर ये लेस देन 50 है, तो 50-25 भी नहीं हो रहा, तो नो। ये क्लियर है क्या। ये दोनों एग्जाम्पल इंस्टीट्यूट की किताब में दिए हैं, तो आ सकता है कि नहीं, फर्स्ट टाइम न्यू सिलेबस, ओके है। तो कॉस्ट अकाउंट्स एंड ऑडिट हर कंपनी का नहीं होता, 39 इंडस्ट्रीज में होना चाहिए, और टर्नओवर का एक सर्टेन क्राइटेरिया है, उसका होना जरूरी है। हु विल डू द कॉस्ट ऑडिट, द आंसर इज कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट अकाउंटेंट, प्रैक्टिस में होना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये तुम मैंने जो वो नोट्स कराया उससे करोगे ना, यहां से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये देखो लिखा है एप्लीकेबिलिटी कॉस्ट ऑडिट, कितना लंबा है देखो, ये देख रहे हो, ये मत पढ़ना, इसको पढ़ने से
कंफ्यूजन होगा, इसके बदले क्या पढ़ोगे? यहाँ की भाषा थोड़ी वैसी है, मतलब पढ़ोगे तो कंफ्यूजन आएगा तुमको, मतलब जानबूझ के घुमा घुमा के लिखा हुआ है, तो ये नहीं करना, सीधा वो जो मैंने कराया ना बढ़िया से उससे कर लेना, एकदम सटाक सही होगा। और वो लिख भी सकते हैं एग्जाम में। कल को उसने बोला सर एग्जाम में ये लिखना है हरा वाला डिब्बा, क्या आपने जो ब्लू डब्बा बोला, अरे ब्लू डब्बा लिखो, ये क्या मैं घर से लेके आया हूँ क्या? इसके अंदर जो भी ज्ञान है वो वहीं का तो है, और सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ना वो आता है अगर आपकी कंपनी भले ही 39 इंडस्ट्रीज में है, भले ही टर्नओवर 35 करोड़ के ऊपर है, पर अगर आपकी कंपनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, क्या है, मतलब आप लोग का 75% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट ही होता है, देश के बाहर जाता है, तो आपके ऊपर कॉस्ट ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है। द रिक्वायरमेंट ऑफ लाल रंग में क्या लिखा है, एग्जेम्पशन फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, नॉट फ्रॉम कॉस्ट अकाउंट्स। मतलब इनको कॉस्ट अकाउंट्स बनाना पड़ सकता है पर कॉस्ट ऑडिट की जरूरत नहीं है। किनको? नंबर 1 सर वो कंपनी जिसका 75% उत्पादन एक्सपोर्ट है, मतलब 75% ऑफ द टर्नओवर इज एक्सपोर्ट्स, या फिर जो सर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, क्योंकि वो भी एक्सपोर्ट ही होता है, ठीक है। या फिर तीसरा, एक कंपनी है, इधर ध्यान सुनो, तीसरा वाला थोड़ा सा हार्ड है, सुनो। एक कंपनी है वो जितने भी सामान बनाती है कोई भी 39 इंडस्ट्री में कवर्ड नहीं है, पर वो लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी भी बनाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कवर्ड है, बाकी मेरा कोई प्रोडक्ट्स कवर्ड नहीं है, पर हम लोग थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी भी मैन्युफैक्चर करते हैं, बट दैट इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट फॉर सेलिंग टू आउटसाइडर्स, इट इज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। कैप्टिव कंजम्पशन मतलब खुद के लिए। हमारे जो इतने सारे प्रोडक्ट्स का कारखाना चल रहा है उसमें बिजली सरकार से नहीं आता, तो हम लोग अपना खुद बिजली मैन्युफैक्चर करके उसको सप्लाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड कैप्टिव कंजम्पशन। तो आपका अगर कोई भी प्रोडक्ट 39 इंडस्ट्री में नहीं है, केवल बिजली बना रहे हो जो 39 में आता है, पर दैट इज ओनली फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, मतलब ओन कंजम्पशन। कैप्टिव का मतलब होता है, अरे घर में मम्मी लोग खाना बनाती है बाजार में बेचने के लिए, क्या कि कैप्टिव कंजम्पशन, कैप्टिव कंजम्पशन के लिए ना। कल को गवर्नमेंट आई और मम्मी लोग को बोली जीएसटी, तो मम्मी लोग क्या बोलेगी, कैप्टिव कंजम्पशन, ये बाजार में बेचने के लिए नहीं जो उस पर जीएसटी लगेगा 5%, ठीक है। इस पे एमसीक्यू आता है यार, याद रखना, ये 3 कंपनियां किससे एग्जेम्प्टेड है, कॉस्ट अकाउंट से कि कॉस्ट ऑडिट से? कॉस्ट अकाउंट्स इनको भी बनाना पड़ सकता है सब्जेक्ट टू द अदर कंडीशंस, ठीक है। बोला सेंट्रल गवर्नमेंट लिमिट्स प्रिस्क्राइब कर देगा, तो कर दिया ना, मैं पढ़ा दिया ना, ठीक है, हो गया। पलट के देखो, कॉस्ट ऑडिट कंप्लीट, चैप्टर कंप्लीट, थैंक यू।